हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। JEES का PRT का एग्ज़ाम था। 8:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम और 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। 90 मिनट का ये एग्ज़ाम था और 90 ही प्रश्न थे, साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी थी। जब हम एग्ज़ाम दे देते हैं तो सबसे अधिक उत्सुकता प्रश्नों के उत्तर जानने की होती है। ये जानने की होती है कि हमने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, हमारे कितने प्रश्न सही हैं। तो आपकी इसी उत्सुकता को देखते हुए मैं ये एक डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम आज के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि हमारा प्रश्न क्यों सही है और क्यों गलत है। तो चलिए आरंभ करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है, विच गैस इज फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो देखिए, ये क्वेश्चन मुझे सबसे पहले क्यों याद आया, क्योंकि ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब तो CFL आ गई और उसके बाद LED बल्ब्स आ गए, पर जो पहले टंगस्टन फिलामेंट होता था, जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब होते थे, तो उसमें गैस पूछी गई है कि कौन सी गैस फिल होती है। देखिए, इनर्ट गैस का यूज़ होता है और जो ऑप्शंस थे उसमें हीलियम भी थी, आर्गन भी थी और क्रिप्टन भी थी। सारी इनर्ट गैसेस थी, बट जो आंसर होगा वो आर्गन होगा और सेकंड ऑप्शन आई थिंक आर्गन का था। तो फिलिंग अ बल्ब विद एन इनर्ट गैस सच एज आर्गन और नाइट्रोजन स्लो डाउन द इवेपोरेशन ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट कंपेयर टू ऑपरेटिंग इट इन अ वैक्यूम। तो पूरे वैक्यूम में बिना एयर के ऑपरेट करने से कंपैरिजन में अगर हम इनर्ट गैस जैसे कि आर्गन को फिल करते हैं या नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं तो टंगस्टन फिलामेंट का जो इवेपोरेशन है वो स्लो हो जाता है। देखिए, ये जो आपका जो सेट होगा उसमें जो सीरीज़ होगी क्वेश्चंस की वो अलग होगी। हो सकता है सब्जेक्ट्स भी अलग हों, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज लिखे हैं। देखिए, जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस याद आते गए मैंने वैसे वैसे क्वेश्चंस लिख दिए हैं। हाँ, ये इनके जो लैंग्वेज है वो बदल सकती है, परंतु उत्तर आपको बिल्कुल सही मिलेगा। और जो क्वेश्चन यहाँ मैंने लिखे हैं वो एग्ज़ाम में ही आए हैं, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है। बट हाँ, ये एक मेमोराइज बेस्ड पेपर है, तो हो सकता है कि मेरे कुछ क्वेश्चंस मिस हो जाएं। तो अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम उसका सही उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं यदि आपको लगे कि मैंने किसी प्रश्न का उत्तर गलत बताया है तो हमें वो भी पॉइंट आउट कीजिएगा। अब मुझे कोई भी समस्या नहीं है अपनी किसी भी गलती को स्वीकार करने में। यदि अगर मैं गलत हूँ तो मैं पूरी स्वीकार करूँगी और सही उत्तर भी आपको बताऊँगी। तो आप हमें बताइएगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन आपको जानना चाहते हो तो उसको भी लिखकर बताइएगा। प्लस जब आप पूरा पेपर चेक कर लें तो हमें ये भी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही रहे और आप क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड कारगिल वॉर हैपन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर्मी। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था कि इन्होंने बता दिया है पहले से कि कारगिल वॉर हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वो कब हुई है ये उनका क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था। So the Kargil War, also known as the Kargil conflict, was an armed conflict between India and Pakistan that took place between May and July 1999 in the Kargil district। तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, इसीलिए इसको कारगिल वॉर बोला जाता है। ऑफ कश्मीर एंड एल्सवेयर अलोंग इन लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुई थी ये वॉर, जिसकी स्टार्टिंग डेट थी मई 1999 से स्टार्ट हुई थी और 26 जुलाई 1999 में ये एंड हुई थी। यहाँ पर डेट नहीं, सिर्फ ईयर पूछा गया था। उसमें 1951, 1957 और 1999 ये 3 ऑप्शन मुझे याद है और इसका सही आंसर होगा 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सिलिकॉन वैली से। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये तो आप सबने देखते ही लगा दिया होगा। दैट इंडियन सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है बैंगलोर। अ फिटिंगली बैंगलोर अर्न द सॉर्बिक्यूट of being the Silicon Valley of India after a considerable number of startup in the tech sector were born there। तो टेक सेक्टर यानी टेक्निक के सेक्टर में बहुत सारे स्टार्टअप वहाँ खुले हैं, इसीलिए इसको फिटिंगली मतलब संयोग से बैंगलोर ने अर्न किया है, कमाया है। सॉर्बिक्यू मतलब निक नेम, उपनाम जिसे हम बोलते हैं, ऑफ बीइंग सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो बेंगलोर ने संयोग से ये नाम कमाया है। क्यों कमाया है? क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टार्टअप खुले हैं टेक्निक के सेक्टर्स में। ठीक है, तो इंडियन सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज़ बैंगलोर। कारगिल वॉर हमने देख ली, इलेक्ट्रिक बल्ब देख लिया, 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट है 7 सिस्टर का क्वेश्चन था और उसमें जो ऑप्शन था
इज़ अ, देखिए सेवन सिस्टर में एक त्रिपुरा आंसर था और वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हो सकता है। देखिए मुझे पूरा एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि सेवन सिस्टर का क्वेश्चन था जिसमें एक त्रिपुरा भी ऑप्शन में था और उसका सही आंसर क्या होगा, त्रिपुरा। So seven sister state is a popular term for continuous state of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura prior to inclusion of the state of Sikkim into the north east region of India। तो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया की, उसमें जो 7 स्टेट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स कहते हैं, जिसमें से एक ही ऑप्शन था हमारे जो एग्ज़ाम था उसमें था त्रिपुरा, और त्रिपुरा इज़ द आंसर। नेक्स्ट जो है वो ईडीएम है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि एकदम सीरीज़ वाइज क्वेश्चन नहीं है, बट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते गए वो मुझे याद हैं, वो मैंने लिख दिए हैं। उनका डिटेल आपको पूरा आंसर भी मिलेगा, और यदि आप चाहते हैं कि हम और भी क्वेश्चंस लेके आएँ तो हमें बिल्कुल बताइए, हम उन पे भी लेकर आएंगे। पुट मी ऑन माई मेटल। So this is the idiom which come in the English subject obviously। Put me on my mettle का मतलब होता है put someone on their mettle of a demanding situation, किसी situation में उसको रखना। That someone's ability to face difficulties in a spirited and resilient, तो किसी को ऐसी सिचुएशन में डाल देना जिसमें वो अपनी वर्थ प्रूव कर पाए। इसमें जो एक ऑप्शन था वो यही था, टू प्रूव देयर वर्थ, और इसका यही आंसर सही होगा। अच्छा, स्पिरिटेड और रेजिलेंट का मतलब होता है, स्पिरिटेड मतलब करेजियसली और रेजिलेंट मतलब कि डिफ़िकल्टी से जल्दी से निकल पाना, कम अप फ्रॉम द डिफ़िकल्टीज रिसेंटली। सो रेजिलेंट का मतलब हुआ कम अप फ्रॉम द डिफ़िकल्टीज ईजीली, ठीक है। तो हमारा इसका पुट मी ऑन माई मेटल का मीनिंग हुआ किसी भी पर्सन को ऐसी डिफ़िकल्टी में डाल देना जिससे वो अपनी वर्थ प्रूफ कर पाए। दैट्स द ऑप्शन, और एक ही ऑप्शन था उससे रिलेटेड, तो वही आंसर सही होगा। मुझे उसका नंबर याद नहीं है, बट दिस इज़ द इडियम विच कम इन टुडेज़ एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये आपको क्वेश्चन शायद इस नाम से याद नहीं आए, परंतु इस का जो क्वेश्चन था वो ऐसा था दैट हु इज़ द नॉर्थ इंडियन सेलिब्रिटी हु इज़ नोन एज लोखित वड़ी। लोखित वड़ी के नाम से ऐसा कौन सा एक्टिविस्ट है जो नॉर्थ इंडिया से है? तो द नेम इज़ गोपाल हरि देशमुख। हमें बताइएगा कि आपका ये आंसर सही था। गोपाल हरि देशमुख जो हैं वो 1823 से 1892 तक उनका जीवन है। वॉज एन इंडियन एक्टिविस्ट, थिंकर, सोशल रिफॉर्मर एंड राइटर फ्रॉम महाराष्ट्र। हिज ओरिजिनल सरनेम वॉज शिधे। उनका ओरिजिनल नाम, सरनेम जो था वो शिधे था। बिकॉज ऑफ वतन, राइट ऑफ टैक्स कलेक्शन, इनके पास एक राइट, मराठा एम्पायर में एक इनके पास काम था, वो था टैक्स कलेक्शन का। दैट द फैमिली हैड रिसीव्ड, द फैमिली वॉज लेटर कॉल्ड देशमुख। तो इसलिए उनको बाद में देशमुख के नाम से इनकी फैमिली को बोले जाने लगा। गोपाल हरि देशमुख को के जो अदर नेम है वो है लोखित वड़ी और राय बहादुर। तो इनको दो नाम और भी हैं जिनसे जाना जाता है, लोखित वड़ी से और राय बहादुर से। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा लोखित वड़ी का गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख एक थर्ड ऑप्शन था, और विच इज़ द राइट आंसर। सो आई होप आप लोगों ने ये ऑप्शन सही लगाया होगा। गोपाल हरि देशमुख इज़ नोन एज लोखित वड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन था नोबल पीस प्राइज़ पे। देखिए अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होगी, हमारे साथ तैयारी करी होगी, तो आप जब पेपर दे रहे होंगे तो आपको समझ में पहले से पता होगा कि पेपर किस लेवल का आता है, कैसे फॉर्मेट पे आता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और नोबल प्राइज़ पे तो मैंने इंडिविजुअल एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपका ये क्वेश्चन सही होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ऐसे था दैट हु इज़ द यंगेस्ट इंडिविजुअल टू गेट द नोबल प्राइज़। नोबल प्राइज़ पाने वाली सबसे युवा व्यक्ति कौन है? तो इसका जो आंसर है वो मलाला है। मलाला यूसुफ पाकिस्तान से आती हैं और इन्होंने वुमेन एजुकेशन पे काम किया था। सो मलाला इन अक्टूबर 2014
2014 में मलाला अलोंग विद इंडियन चिल्ड्रन राइट एक्टिविस्ट कैलाश सत्यार्थी वॉज नेम्ड अ नोबल पीस प्राइज विनर एट द एज ऑफ 17. शी बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव दिस प्राइज. तो 17 साल की उम्र में इन्होंने नोबल पीस प्राइज जीता था, मलाला यूसुफ ने. शी इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव दिस प्राइज. नेक्स्ट क्वेश्चन था सोलर पार्क से. इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पार्क. क्वेश्चन ऐसा था, इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पार्क लोकेटेड. सो इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पार्क एट चाणक्य विलेज इन गुजरात. गुजरात में है चाणक्य विलेज जिसमें फर्स्ट सोलर पार्क है इंडिया का. गुजरात अकाउंट्स फॉर 66% ऑफ इंडियाज़ टोटल सोलर पावर. द कंट्रीज फर्स्ट सोलर पावर कम अप एट चाणक्य विलेज इन गुजरात. इन द पार्क एट चाणक्य स्प्रेड अक्रॉस 5,000 एकड़. तो 5,000 एकड़ में ये फैला हुआ है चाणक्य विलेज में. और गुजरात 66% जो टोटल सोलर पावर है विच अकाउंट्स गुजरात. तो 66% जो सोलर पावर है वो कहाँ है, गुजरात में. ठीक है, 5,000 एकड़ में फैला हुआ है जो फर्स्ट सोलर पार्क है चाणक्य विलेज में. हैज़ 500 मेगावाट ऑफ जनरेशन कैपेसिटी ऑफ बोथ सोलर एंड विंड एनर्जी. तो सिर्फ सोलर ही नहीं, विंड एनर्जी भी यूज़ होती है यहाँ पर. और इसकी जनरेशन कैपेसिटी है 500 मेगावाट की. तो हमारा फर्स्ट सोलर पार्क कहाँ है, गुजरात में. दैट्स द राइट आंसर. NH24 मैंने नेशनल हाईवे पे भी लास्ट अभी 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, और जिसने वो वीडियो देखी होगी उसे पता होगा. जो क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में वो ऐसे आया था दैट NH24 कनेक्ट्स करके, और फिर नीचे ऑप्शंस थे दिल्ली टू वाराणसी, दिल्ली टू लखनऊ, एक सिलीगुड़ी भी था. तो जो राइट आंसर है वो है The 438 kilometer long National Highway 24 connects the nation's capital with Lucknow in Uttar Pradesh. तो Delhi to Lucknow is the right answer. The stretch of NH24 between Delhi to Ghaziabad. देखिए इसका जो एक स्ट्रेच है ये भी बन ही चुका है एक तरीके से, दिल्ली टू गाजियाबाद है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. दिस क्वेश्चन आई रियली रिग्रेट, आई एम एक्चुअली अशेम्ड कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया. एंड मैंने इसका क्वेश्चन पहले सही लगाया, उसके बाद फिर मैंने इसको गलत कर दिया. और जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना तो हमें बहुत गुस्सा आती है, और आपको पता चलेगा एंड में कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों गलत कर दिया. आपका ये क्वेश्चन सही था या नहीं, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा. आपका एग्ज़ाम आज कैसा हुआ, और यदि आपका एग्ज़ाम आज अच्छा नहीं भी हुआ है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है. अभी तो बहुत एग्ज़ाम आने हैं, ये तो सिर्फ आरंभ था. और वैसे भी AWS का एग्ज़ाम बहुत ही ट्रिकी एग्ज़ाम होता है. हो सकता है बहुत अच्छा चला जाए, और हो सकता है कि सब कुछ आते हुए भी बेकार चला जाए. और पेडालॉजी जो आई थी वो तो इतनी सिंपल आई थी, परंतु उतनी ही डिफ़िकल्ट भी आई थी. क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने आंसर तो सही लगाया है, पर जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है अरे ये तो गलत हो गया. जैसे मेरा ये उड़ान परी का क्वेश्चन गलत हो गया. तो उड़ान परी क्या है? PT उषा इज़ अ रेसिपिटेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड. इन्हें अर्जुना अवार्ड भी मिला हुआ है और पद्मश्री भी मिला हुआ है PT उषा को. शी वॉन अ टोटल ऑफ 101 मेडल्स इन एथलेटिक्स. तो पूरे 101 का शगुन है इनके पास, वो भी इंटरनेशनल मेडल्स का. and is popularly known by the nickname Udaan Pari and the Queen of Indian Track on the Fields. The Queen of Indian Track and Fields, इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है अगले एग्ज़ाम में आपको ये निकनेम मिल जाए. तो इसमें जो ऑप्शन थे, एक तो PT उषा थी और दूसरा जो ऑप्शन था वो था हिमा दास का. फोर्थ ऑप्शन था PT उषा का और मैंने पहले PT उषा ही लगाया था. बट फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे दिमाग में क्या आई, मैंने इतना सोचा और उसके बाद मैंने सेकंड ऑप्शन जो था हिमा दास का वो लगा दिया. क्यों लगा दिया? क्योंकि कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था हिमा दास इज़ द न्यू उड़ान परी ऑफ इंडिया. एंड मैं शायद न्यू भूल गई या पता नहीं क्या हुआ कि मेरे दिमाग में आया चलो हिमा दास सही होगा. और मैंने एंड में, बहुत ही बिल्कुल एंड में जब मैं क्वेश्चन देख रही थी तब मैंने हिमा दास को लगा दिया. तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया. हो सकता है आपका तो सही हुआ होगा.
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो आया था हाउ मैनी मेंबर्स। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी लैंग्वेज में था जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत अलग हो। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय इंडियन प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। राज्यसभा में हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वो कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। सो 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 6 ईयर टर्म, 6 साल के लिए किया जाता है, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। तो हम जैसे कि सचिन तेंदुलकर हैं और रेखा जी हैं, इन सबको जो है वो मनोनीत किया जाता है। जावेद अख्तर हैं, उनको भी मनोनीत किया गया है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है। ऐसे कितने मेंबर होते हैं? 12 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में 6 साल के टर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया से। तो इसमें जो ऑप्शन थे मुझे याद है, एक ऑप्शन असम था, झारखंड था, वेस्ट बंगाल था और मध्य प्रदेश था। अब जब हम देखते हैं कि हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है, तो झारखंड इज़ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द इंडिया, फॉलोड बाय उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। तो मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल भी हैं परंतु थर्ड फोर्थ पे हैं। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है? कोल प्रोड्यूसिंग झारखंड। आई होप आपका ये क्वेश्चन भी सही होगा। और अभी तो बस आरंभ है, अभी तो सीटेट करना है, केवीएस करना है, एनवीएस करना है और DSSB की भी वैकेंसी आ रही हैं जो कि सेंट्रल में आ रही हैं। वहीं अगर स्टेट में अगर आप यूपी की बात करें, हरियाणा में भी हरियाणा टेट हो रहा है। तो और यूपी की भी बात करें 2021 में बहुत सारी वैकेंसियाँ आनी हैं और अगर आपने अभी से ही आरंभ कर दी है तैयारी तो बहुत अच्छी बात है, पर अब इस तैयारी को रोकिएगा मत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, आपको इस चैनल पे अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए जिन्होंने भी आज एग्ज़ाम दिया है। वो सब अपना इस क्वेश्चंस को मैं चेक कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं, आपको अपने क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कितने सही हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। वाइट रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसमें इंडिया में उसके जो फादर हैं वो पूछे गए हैं। ये जो है वर्गीस क्यूरेन। क्या आपका ये क्वेश्चन सही था? वर्गीस क्यूरेन ये शायद थर्ड ऑप्शन था और मुझे याद है फर्स्ट पे CP बहल थे, सेकंड पे MS स्वामीनाथन थे एंड थर्ड पे थे वर्गीस क्यूरेन। फोर्थ ऑप्शन मुझे याद नहीं। तो वर्गीस क्यूरेन जो है वो द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया एंड द फादर ऑफ अमूल। तो जो अमूल है उसके फाउंडर भी हैं और इसीलिए इनको वाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। फादर क्यों कहा जाता है और देखते हैं। वर्गीस क्यूरेन जो है वो 1921 से 2012 में इनका निधन हुआ है। नोन एज द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर हुज बिलियन लीटर आइडिया ऑपरेशन फ्लड एंड डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग और ऑपरेशन फ्लड का इनका आइडिया था। इंडियाज़ लार्जेस्ट सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्री एंड द लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट। और इन्होंने सबसे बड़ी भारत की सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्री बनाई विच इज़ डेयरी फार्मिंग और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी क्रिएट किया। A third of all rural income. It made India the world largest milk producer, double the milk available for each person and increase milk output fourfold in 30 years. Fourfold means 4 गुना बढ़ा दिया 30 साल में, जिससे क्या हुआ, हमारा जो पूरे विश्व में हमारा जो देश है वो पहले नंबर पे आ गया मिल्क प्रोडक्ट्स को और मिल्क को प्रोड्यूस करने वाला। ठीक है। और आपको यदि पता हो तो बीफ भी हमारे यहाँ ही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। खाई भले ही कम जाती है पर सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट होती है वो क्या होती है? बीफ होती है। और वैसे तो ये भी सत्य है कि जहाँ पर गाय ज़्यादा होंगी वहीं पर ही मिल्क और बीफ दोनों ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। परंतु एक बात ये भी सत्य है कि जो गाय होती है वो अपनी नेचुरल डेथ तो नहीं होती है, उनको या तो स्लॉटर हाउस में बेच दिया जाता है या फिर जब गाय फर्टाइल नहीं रहती है, जब वो दूध देना बंद कर देती है तो हम उसे क्या करते हैं,
रोड पे छोड़ देते हैं, वो पन्नियाँ खाती घूमती है और वो मर जाती है। तो ये इस सब में सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए, दूध तो सबने पिया है, इस जो भी लोग हैं इस देश में सब ने दूध पिया है, तो हम सब भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो थोड़ा सा अगर हम जैसे थोड़ी सी सावधानी बरतें, जैसे कि पॉलीथीन में खाना ना दें, और अगर पॉलीथीन दे रहे हैं तो पॉलीथीन खोल दें, पॉलीथीन का प्रयोग कम करें, रिसाइकिल करें, उसे रख लें। तो उससे क्या होगा कि किसी एक जीव का जीवन बच जाएगा। तो हाँ, ठीक है, मैं थोड़ा भटक गई हूँ टॉपिक से, परंतु ये बातें भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेपन यूज टू डिस्ट्रॉय स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट फॉर मिलिट्री पर्पस। देखिए, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही था जहाँ तक मुझे याद है, इसका फॉर्मेट, और उसके बाद ऑप्शंस दिए हुए थे जिसमें से एंटी सैटेलाइट वेपन जो है वो सही ऑप्शन होगा। आर स्पेस वेपन डिज़ाइन टू इनकैपिटेट और डिस्ट्रॉय सैटेलाइट फॉर स्ट्रैटेजिक और टेक्टाइल पर्पस। देखिए, मैंने इस पर 2 वीडियो बनाई थी, DRDO पर और वहीं इसरो पे भी, और सारी जो हैं अभी तक की न्यू डिस्कवरीज थी, साथ ही कुछ फेमस 2019 की भी जो डिस्कवरीज थी मैंने उनको भी इंक्लूड किया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपका ये क्वेश्चन सही होगा। वहीं ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट रिपीट नहीं है, बट उसी कॉन्सेप्ट पे जो है सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। और मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने इसको अच्छे से कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो भी देखी होगी तो आपका उससे भी ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। तो इसमें जो है एंटी सैटेलाइट वेपन यूज़ करते हैं हम, डिज़ाइन टू इनकैपिटेट और डिस्ट्रॉय सैटेलाइट, ठीक है। और इंडिया ने 27 मार्च 2019 को क्या किया था, इंडिया टेस्टेड इट्स ASAT मिसाइल, उसने अपनी एंटी सैटेलाइट वेपन मिसाइल को यूज़ किया था मिशन शक्ति में, डिस्ट्रॉइंग अ प्री डिटरमाइंड टारगेट ऑफ अ लाइव सैटेलाइट। तो लास्ट में ही, हाँ 2019 का ही जब मैंने पेपर आपको सॉल्व करवाया था तो उसी में ही क्या हुआ था, उन्होंने मिशन पूछा था किस मिशन के अंडर में ऐसा किया गया है, और इसमें वेपन पूछ लिया है कि किस वेपन को यूज़ किया गया है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें, इन्फॉर्मेशन कंटेंट लाते रहें। और आगे चलते हैं। द DRDO's बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर वॉज यूज्ड ऑन एन इंटर सैटेलाइट फॉर द टेस्ट। तो मिशन शक्ति के अंडर हमने एंटी सैटेलाइट वेपन यूज़ किया था इंडिया का 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ईडियम से है, हेड एंड शोल्डर का इसीलिए मुझे ये अच्छे से याद था, हेड एंड शोल्डर की वजह से, थोड़ा कॉमन सा नेम है इसलिए। अच्छा, हेड एंड शोल्डर का मीनिंग क्या होता है, यूज टू से दैट समवन और समथिंग इज मच बेटर देन अदर, दे आर स्टैंड हेड एंड शोल्डर अबव द कॉम्पिटिशन। मतलब जैसे कि कहते हैं ना किसी का इसका तो मुकाबला ही नहीं है, तो उसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर के टर्म में, हम इडियम के टर्म में बोल सकते हैं। जैसे कि समथिंग विच हु इज़ मच बेटर देन समवन अदर्स एंड स्टैंड अबव द कंपटीशन, तो जिसका कोई मुकाबला ना हो वो है हेड एंड शोल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशिंग के टर्म, फिशिंग इज रिलेटेड टू, द टर्म फिशिंग इज रिलेटेड टू। क्या आपको ये क्वेश्चन पता था? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। Phishing is the fraudulent attempt to obtain sensitive information or data such as username, password, and credit card details by disguising oneself as a trustworthy entity in a इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ये क्या है, एक तरीके से जैसे कि किसी के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसको ऑब्टेन कर लेते हैं, सच एज यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, और फिर उसको ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कोई ट्रस्टवर्दी एंटिटी है, बट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ऐसा करके फ्रॉड किया जाता है और जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको निकलवा लिया जाता है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि AWS के एग्ज़ाम में सिक्योरिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और इस बार भी आप देखेंगे कि 3 क्वेश्चन आए हैं सिक्योरिटी से।
और ये थोड़ा एडवांस लेवल हो गया। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिक्योरिटी से है। व्हाट इज़ फायरवॉल? फायरवॉल क्या है? इसमें एक ऑप्शन था वायरस, और एक ऑप्शन था ऐप, और एक ऑप्शन था शायद सिक्योरिटी सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा इन कंप्यूटिंग अ फायरवॉल इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम that monitors and control incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules. A firewall typically establish a barrier between a trusted network and an untrusted network such as internet. तो ये एक बैरियर की तरह काम करती है। जैसे हम कोई भी इंटरनेट में कोई भी सर्फिंग कर रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, हमने कोई वेबसाइट खोली तो हमारे पास कभी कभी नोटिफिकेशन आ जाता है दैट दिस साइट इज़ नॉट सेफ, दिस यूज़र नेम इज़ नॉट सेफ। तो वो कौन काम करता है? हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है, विच इज़ फायरवॉल। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ सिक्योरिटी से। थर्ड भी हमारा सिक्योरिटी से ही क्वेश्चन है, विच इज़ की लॉगर। व्हाट इज़ की लॉगर करके क्वेश्चन था, और इसका आंसर होगा की लॉगर्स आर अ टाइप ऑफ मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइंड टू रिकॉर्ड की स्ट्रोक मेड बाय यूज़र। तो जो जैसे हमने कीज़ दबाई हैं, जैसे हमारा की स्ट्रोक्स है, उसको जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं की, उन लोगों को कहते हैं की लॉगर्स। It is one of the oldest form of cyber threat. These keystroke loggers record the information you type into a website or application and send to back to a third party. तो जो भी कोई थर्ड पार्टी इसको ख़रीदना चाहती है, जैसे कि वेबसाइट में या एप्लीकेशन में हमने कौन कौन सी कीज़ का यूज़ किया है, उसे ये लोग बेच देते हैं। अच्छा, मैंने हर जितनी भी कंप्यूटर पे बेस्ड वीडियो बनाई थी, 2 से 3 वीडियो, तो स्पेशली जो है वो एक लिस्ट दी थी जिसमें मैंने शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट की जो लिस्ट है वो दी थी। और हर पेपर में कीबोर्ड शॉर्टकट से क्वेश्चन थे, तो इस बार भी कीबोर्ड शॉर्टकट से क्वेश्चन आ रहा था। और एक क्वेश्चन तो थर्ड टाइम रिपीट क्वेश्चन आया था, दैट व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू सेव द टेक्स्ट। टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, उसको सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ होता है। तो आप हमें इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कौन सा शॉर्टकट यूज़ होता है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आपको करवा चुकी हूँ, प्लस मैं आपको लिस्ट भी दे चुकी हूँ, उसमें भी मैंने ये हाईलाइट किया था, क्योंकि ये 2 बार पहले भी रिपीट हो चुका है और इस बार भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो भी कीबोर्ड शॉर्टकट से था, कि फ़ॉन्ट साइज़ को स्मॉलर करने के लिए हम कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का जो साइन होता है, डिक्रीज द फॉन्ट टू द टेक्स्ट स्मॉलर पॉइंट साइज अवेलेबल इन द फ्रंट साइज इन लिस्ट बॉक्स। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। नेक्स्ट था जो है वो कर्सर के लेफ़्ट या राइट में सिलेक्ट करने के लिए होल्ड डाउन तो इसके लिए हमें क्या करना है, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड द शिफ्ट की, प्रेस द राइट एरो की टू सिलेक्ट द वर्ड टू द राइट, और प्रेस द लेफ्ट एरो की टू सिलेक्ट द वर्ड टू द लेफ्ट। Select one character at a time by holding down the shift key and using either arrow key right और left। तो अगर हमें right का select करना है तो हम right का arrow यूज़ करेंगे, और left का करना है तो left का arrow यूज़ करेंगे। कंट्रोल की और शिफ्ट की सेम रहेगी। अच्छा, पैडोलॉजी में से जो कुछ क्वेश्चंस तो CTET से बिल्कुल जैसे CTET में आ चुके हैं, और वो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आए थे CTET वाले। और इंक्लूसिव एजुकेशन पे भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे इंक्लूसिव एजुकेशन पे, और वहीं जो है एजुकेशन में, टीचिंग में, और गिफ्टेड स्टूडेंट्स पे कैसे हम उसको हैंडल करते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स को, इस पे क्वेश्चन थे। तो कम से कम ये जो 2 टॉपिक थे आपके इंक्लूसिव एजुकेशन और गिफ्टेड स्टूडेंट, इससे आपके 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 2 टॉपिक्स पे थे। और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे,
सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा इज़ व्हेन ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेसली ऑफ एनी चैलेंज दे मे हैव आर प्लेस्ड इन एज अप्रोप्रिएट जनरल एजुकेशन क्लासेस that are in their own neighborhood school to receive high quality instruction, intervention and support that enable them to meet success in the core curriculum। तो इस पे एक क्वेश्चन ये था कि जो डिफरेंट चैलेंज जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन से टीचर के ट्रेनिंग होती है और कौन से टीचर को अपॉइंट करना चाहिए। एक क्वेश्चन था कि जो डिसेबिलिटी के साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन से स्कूल में पढ़ना चाहिए, और एक और था कि जो टीचर होता है वो क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है, डोमिनेंट होता है, इंस्ट्रक्टर होता है। तो ये सारे जो हैं क्वेश्चंस हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चंस थे। और गिफ्टेड स्टूडेंट से तो बल्कि 4 ही क्वेश्चन आप मान लीजिए। तो ये तो जो टॉपिक्स हैं इनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए। Inclusion defined as a non-discriminatory education for all involves embracing gifted student whose special need should be considered to curriculum planning and in the teaching method use. However, inclusion has often been connected with disability and special need education। तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उसमें पूछा गया था उनकी क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जैसे कि वो दोस्त नहीं बना पाते हैं, इसमें से कौन सा गलत है, ये क्वेश्चन था कि जो ऑप्शन था क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा गलत है फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। और उसमें अलग अलग चीज़ें थी कि वो क्रिएटिव होते हैं, उनमें एबिलिटी होती है, वो कैलकुलेशन अच्छा कर लेते हैं, या उन्हें असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और एक ऑप्शन ये था कि उन्हें दोस्त बनाने में डिफ़िकल्टी होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो उन्हें दोस्त बनाने में डिफ़िकल्टी होती है, ऐसा सोचना गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा गलत होगा। सो ये एक आप करेक्टर नहीं बोल सकते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए। तो मुझे तो वही आंसर सही लगा। आपको क्या लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था लर्निंग डिसेबिलिटी से। अगर हम देखें तो लर्निंग डिसेबिलिटी से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। 3 में इसलिए 2 से 3 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 3 इनडायरेक्टली थे और 2 डायरेक्ट क्वेश्चन थे लर्निंग डिसेबिलिटी पे। तो लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इन सिंपल टर्म अ लर्निंग डिसेबिलिटी रिजल्ट फ्रॉम अ डिफरेंस इन अ वे ऑफ अ पर्सन ब्रेन इज़ वायर्ड। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी आर एज स्मार्टर देन देयर पीयर्स। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हो सकते हैं वो अपने आसपास के लोगों से, पीयर्स मतलब उनके साथ के जो लोग हैं उनसे। तो 3 जो है वो मेन टाइम की 3 मेन टाइप की जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, जैसे कि रीडिंग डिसेबिलिटी, रिटिंग लैंग्वेज डिसेबिलिटी एंड मैथ डिसेबिलिटी। ईच टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी कैन इंक्लूड सेवरल डिफरेंट डिसऑर्डर्स। तो अगर हम डिसेबिलिटी पे ही और लर्निंग डिसेबिलिटी पे ही क्वेश्चंस देखें तो एक क्वेश्चन था व्हेन अ स्टूडेंट इज़ राइटिंग इन रिवर्स मैनर, मिरर राइटिंग और मिरर इमेज, तो इस डिसेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे। ऐसे नहीं था इस डिसेबिलिटी को क्या बोलेंगे, ऐसा था कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। तो इट्स नॉट अनयूजुअल फॉर यंग किड फॉर रिवर्स लेटर, ऐसा कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है व्हेन दे रीड और राइट, बट व्हेन स्टिल फ्रिक्वेंटली राइट बैकवर्ड और अपसाइड डाउन बियॉन्ड एज 7 साल के बाद भी यदि वो ऐसा कर रहे हैं, इट कुड सिग्नल ट्रबल विद रीडिंग और लैंग्वेज। पीपल ऑफन थिंक राइटिंग लेटर बैकवर्ड इज़ अ साइन ऑफ डिसलेक्सिया, बट दैट्स ऑफन नॉट द केस। दे कैन बी वेरी स्मार्ट, तो वो बहुत स्मार्ट भी हो सकते हैं मिरर राइटिंग में, और इसे साइन ऑफ डिसलेक्सिया भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अ स्टूडेंट कांट राइट प्रॉपरली, दिस प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड। वो अच्छे से लिख नहीं पा रहा है, ये प्रॉब्लम क्या कहलाती है। और जो 4 ऑप्शन थे मैंने उनको भी एक्सप्लेन किया है। देखिए डिसलेक्सिया जो है वो डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया ये सीटेट में बहुत आता रहता है, और डिसलेक्सिया तो मुझे लगता है अब सबको याद भी हो गया होगा।
जो दो नए जो एग्जाम्पल थे, जो ऑप्शन थे, वो थे डिस्ग्राफिया और डिस्प्रैक्सिया। तो आइए जानते हैं, इन चारों को जान लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ये ऐसे ऑप्शन हैं जो हमें आगे के एग्ज़ाम में भी मिलते रहेंगे। तो अ स्टूडेंट कांट राइट प्रॉपरली, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस प्रॉब्लम को कहते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होती है? डिस्ग्राफिया इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स राइटिंग एबिलिटी. It can manifest itself as a difficulty with spelling, poor handwriting, and trouble putting thoughts on paper because writing requires a complex set of motor and information processing skill. Saying a student has dysgraphia is not sufficient. तो ऐसा होता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेट है मोटर इन्फॉर्मेशन का, जिसमें हमें एक प्रोसेसिंग स्किल चाहिए होता है। और डिस्ग्राफिया क्या होती है? एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जिसमें हमारी जो राइटिंग की जो एबिलिटी होती है वो अफेक्ट होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिस्ग्राफिया इसका सही आंसर होगा। आगे के जो 3 ऑप्शन है उनको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं कि डिसलेक्सिया क्या होता है? इज़ अ लर्निंग डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफ़िकल्टी रीडिंग ड्यू टू प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइंग स्पीच साउंड एंड लर्निंग हाउ दे रिलेट टू लेटर एंड वर्ड्स, decoding, also called reading disability. डिसलेक्सिया अफेक्ट्स एरिया ऑफ द ब्रेन दैट प्रोसेसेस लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज को जो प्रोसेस करता है उस पार्ट का ब्रेन अफेक्टेड होता है। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी या तो स्पीच या साउंड में प्रॉब्लम होती है, या फिर जो है हम लेटर्स को रिलेट नहीं कर पाते हैं, वर्ड्स को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, डीकोड नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है डिसलेक्सिया। अच्छा, डिस्प्रैक्सिया ये भी नया वर्ड था। is a neurological disorder that impact an individual ability to plan and process motor tasks. Individual with dyspraxia often have language problem. तो ये आप देख सकते हैं सारी की सारी लर्निंग डिसेबिलिटी थी और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी था कि कौन सा सही होगा। वैसे जनरली लोगों को डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुलिया तो पता होगा, पर ग्राफिया और प्रैक्सिया में आप कंफ्यूज हुए होंगे। तो डिस्प्रैक्सिया जो है वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है और डिस्ग्राफिया जो है वो राइटिंग एबिलिटी को अफेक्ट करती है। ठीक है, समटाइम्स अ डिफिकल्ट डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी विद थॉट्स एंड परसेप्शन। तो हमारे जो थॉट्स हैं और परसेप्शन है उसको भी अफेक्ट कर सकता है कुछ डिग्री तक। डिसकैल्कुलिया, देखिए इस पर आप कैलकुलिया जब आप बोलते हैं तो आपको लगता है कैलकुलेशन की कुछ प्रॉब्लम होगी, तो बिल्कुल सही लगता है। is a math learning disability that impairs an individual ability to learn number related concept, perform accurate math calculation, reason and problem solve and perform other basic math skill. तो basic math जो skills हैं उनको ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होती है। डिसकैल्कुलिया is sometimes called number dyslexia or math dyslexia। तो इसे नंबर डिसलेक्सिया और मैथ डिसलेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा डेमोक्रेटिक क्लासरूम, इसका ऑप्शन सही था और इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था कि अगर आप किसी स्टूडेंट को उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसको कैसा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए और कैसा इन्वायरमेंट फेवरेबल होता है एक स्टूडेंट के लिए। तो इन द डेमोक्रेटिक क्लासरूम क्या होता है? व्हेन स्टूडेंट आर इन अ डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट इन विच दे हेल्प टू एस्टैब्लिश देयर ओन रूल्स, take responsibility of their own behavior and are strongly motivated to learn. दे डू नॉट नीड अ मैनेजर। उनको कोई मैनेजर की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक क्लासरूम। और इसमें क्या होता है कि बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। तो उसका जो ऑप्शन था वो, अब मुझे सारे ऑप्शंस तो याद नहीं है, बट मुझे ये याद है कि उसमें से सही ऑप्शन क्या था, और वो सही ऑप्शन था डेमोक्रेटिक क्लासरूम। एक और क्वेश्चन था ये इसका मैंने पूरा क्वेश्चन वैसी की वैसी लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसी ही इन्हीं वर्ड्स के साथ कई एग्जामों में आ चुका है। और वो क्वेश्चन है, स्टूडेंट सी अ क्रो फ्लाइंग फ्रॉम अ विंडो। ये पहली बार CTET में आया था, उसके बाद से ये और एग्ज़ाम्स में भी आ चुका है। तो एक स्टूडेंट है वो अपनी जो क्लासरूम की खिड़की से एक क्रो को, एक कौवे को उड़ते हुए देखता है और उसके बाद कहता है बर्ड इज़ फ्लाइंग, इसका मतलब क्या है? तो अलग अलग ऑप्शंस थे उसमें से। उसके बाद
जो क्वेश्चन था उसके जो अलग अलग उसमें 4 जो है वो पॉइंट्स दे रखे थे और उसके बाद ऑप्शन थे ए बी इज़ करेक्ट, बी सी इज़ करेक्ट। सो जो 2 करेक्ट ऑप्शंस थे मैंने उनको यहाँ पर लिख दिया है। दैट स्टूडेंट हैव डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्ड, स्टूडेंट ने बर्ड का कॉन्सेप्ट बना लिया है। और जो एक और ऑप्शन था उसमें ये था हैव वोकैब टू एक्सप्रेस हिज एक्सपीरियंस, तो उसने ये उसके पास इतना शब्दकोश है कि वो अपने जो एक्सपीरियंस है उन्हें एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये 2 ऑप्शन उसमें बी और सी आर करेक्ट ऐसे करके एक ऑप्शन था वो सही है। ये दोनों जो इसके जो पॉइंट हैं वो सही हैं कि जब अब हो सकता है आपको अगले एग्ज़ाम में भी इस पे मिल जाए या फिर हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल जाए। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए और हमें बताइएगा कि आपने भी इस क्वेश्चन को फेस किया है पहले और क्या आपका क्वेश्चन का आंसर सही था। वहीं आपने यदि वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें और हम और एग्ज़ाम्स की भी साथ में तैयारी करते रहें। वैसे भी 2021 में बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं तो साथ में मिलकर तैयारी करते हैं और इस बार कोई एक सीट तो हम किसी ना किसी वैकेंसी में अपनी पक्की ज़रूर ही कर लेंगे। अच्छा, मैथ के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो कैलकुलेशन में बहुत थे। प्रॉफिट लॉस पे भी क्वेश्चन था, 15% डिस्काउंट पे एक क्वेश्चन आया था कि 15% लॉस पे 15% लॉस पे कोई जो है वो अपनी साइकिल को बेच रहा है तो उसका सीपी क्या होगा। और एक और क्वेश्चन था जिसमें उसने सरकमफ्रेंस पेरीमीटर दे रखी थी सर्किल की विच इज़ सरकमफ्रेंस और डायामीटर दे रखा था और रेडियस पूछी थी कि रेडियस क्या होगी। तो ऑप्शंस मुझे याद नहीं थे और एक्चुअली नंबर मुझे याद नहीं थे और मैं एक्यूरेट क्वेश्चंस आपको देना चाहती थी। यदि आपको याद हो तो आप उन्हें हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम आपको कैलकुलेट करके बता देंगे। तो अगर वैसे आपको नहीं पता हो, अगर किसी को जानना हो तो देखिए 2πr सर्कमफ्रेंस होती है और डायामीटर दे रखा था विच इज़ 2r। तो हम इसका जो है वो डिफरेंस दे रखा था और रेडियस पूछी थी तो हम जब माइनस करके जो डिफरेंस है उसको देख लेंगे और उसके बाद रेडियस निकाल लेंगे। प्राइम नंबर पे क्वेश्चन था, इसके मुझे 2 ऑप्शन याद हैं 91 और 273 और भी ऑप्शंस 2 और ऑप्शंस थे जो मुझे याद नहीं है बट ये क्वेश्चन मैंने एंड में किया था इसलिए मुझे इसके 2 ऑप्शंस याद हो गए। प्राइम नंबर वो होते हैं जो विच इज़ डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 और मैंने आपको 200 तक नंबर यहाँ पर अवेलेबल करा दिए हैं। तो आप देख लीजिए कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन था आपने लगाया था या नहीं लगाया था। जिसमें से देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 11, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197 एंड 199 एक्सेट्रास। तो आप देख सकते हैं कि 273 और 91 तो ऑप्शन में नहीं है। यदि आपने ये लगाए हैं तो आपका गलत हो चुका है और जो बाकी के 2 ऑप्शन हैं अगर आपको वो याद हैं और तो आप इसमें से मैच कर लीजिए कि वो ऑप्शन है या नहीं है। एक और क्वेश्चन था जिसको मैंने बहुत अच्छे से मुझे याद है कि इसमें आपसे पूछा गया था व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दिस सीरीज़ और ऑप्शन थे DFIM। इसके बाद एक ब्लैंक है, इसको भरना है। क्योंकि मेरा इस क्वेश्चन में टाइम लगा इसलिए मुझे ये क्वेश्चन अच्छे से याद है। तो DFIM जो है उसके बाद इन्होंने ब्लैंक छोड़ा है। तो D का अगर हम नंबर देखें तो D का नंबर क्या हुआ 4, ABCD 4। आपको पता होगा कि कोडिंग कैसे जो डिकोड करते हैं जब अल्फ़ाबेट्स को तो उनका नंबर देख लेते हैं। तो D का नंबर है 4 और उसके बाद EJOT सबको याद होगा। EJOT अगर आपको नहीं पता है तो EJOT एक शॉर्ट फॉर्म है अल्फ़ाबेट्स को याद करने का। E इज़ फॉर 5, ठीक है, J फॉर 10, O फॉर 15, ऐसे ही हम 5 के आगे EJOT लगा देते हैं।
तो डी का नंबर है 4, एफ का है 6, हमने कितना छोड़ा, 1 छोड़ दिया, ई। उसके बाद हमारा आई लिखा है, तो यानी कि हमने जी एच छोड़ दिया, और आई का नंबर होता है 9, 7 8 छोड़ दिया, जी एच छोड़ दिए। तो पहले हमने ई छोड़ा, फिर जी एच छोड़ा, पहले 1 छोड़ा फिर 2 छोड़े। आई के बाद हमारा क्या है, एम, 9 के बाद 13, 10 11 12, 3 छोड़ दिए, विच इज़ जे के एल। तो 1 2 3, अब हम कितने छोड़ेंगे, 4। एम का 13 है, तो अब हम क्या करेंगे, 14 15 16 17, 3 छोड़ देंगे, विच इज़ एन ओ पी क्यू। तो अब हमारा कौन सा आंसर सही होगा, आर, विच इज़ 18। तो अब हमारा इस ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन सही आएगा, आर। देखिए वहाँ पर क्यू और आर दोनों ऑप्शन थे, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, और इसीलिए मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर रही थी, और टाइम इस एग्ज़ाम में इतनी जल्दी फ्लो हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो हमें बताइए आपने कितने स्कोर आपके सही हो रहे हैं, आप क्वालिफाई कर रहे हैं। हाँ, इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए 50% चाहिए होता है। उसके बाद आपके स्कोर कार्ड मिलेगा, और उसके बाद का प्रोसेस मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता दूँ कि इसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपकी टीचिंग एबिलिटी भी देखी जाती है। CTET भी होने वाला है, और उसके बाद और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। DSSB की भी एक बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है जनवरी तक। बट अब जैसे दिल्ली के हालात हैं, वैसे थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है कि DSSB की जल्दी वैकेंसी आ जाए। वैसे जनवरी तक आपको देखने को मिल सकती थी, परंतु अब लग रहा है कि मार्च तक ये वैकेंसी खिंच सकती हैं, क्योंकि इस समय दिल्ली में इतने ज़्यादा कोरोना की हाई फ्लो चल रहा है। हर 1 घंटे में 4 से 5 लोग मर रहे हैं यहाँ पर। तो पता नहीं अब DSSB की वैकेंसी कब तक आएगी, परंतु हाँ, आप मार्च अप्रैल तक तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। NVS और KVS के लिए आप जुट जाइए, क्योंकि CTET, NVS और KVS इन तीनों में ही जो सिलेबस होता है वो आपका थोड़ी थोड़ी वेरिएशन के साथ बस चेंज होता है, कुछ कुछ टॉपिक्स के साथ, क्योंकि तैयारी आपकी सेम होती है। और हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप इस चैनल से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, और हमें बताइए आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का एग्ज़ाम का। मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक था, एंड आई थिंक पेपर एक एवरेज है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है। बट 90 मिनट्स का टाइम और नेगेटिव मार्किंग इस पेपर को वैसे ही डिफ़िकल्ट बना देती है। प्लस इसका जो वाइड सिलेबस है, इसका सिलेबस इतना वाइड है कि ये एग्ज़ाम अपने आप में डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जनरल अवेयरनेस भी इसकी वैसी नहीं आती है जैसी और टीचिंग एग्ज़ाम्स में आती है। तो हमें अपना एक्सपीरियंस अवश्य बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।